हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूफ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ के बारे में, केसीएल एंड केवीएल। तो ये कौन सा मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस डिस्कस करेंगे, दोनों को कैसे सर्किट में अप्लाई किया जाता है, सारे सारे कुछ हम इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू से एंड तक पूरा अच्छे तरीके से देखना। इस चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस टाइप का एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आज बेसिकली किरचॉफ्स करंट लॉ हम से शुरू करेंगे। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर मान लो एक नोड पॉइंट ले रहे हैं, क्या है, नोड पॉइंट ले रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट का कोई चार्ज होल्ड करने का मतलब कैपेसिटी नहीं है, अगर होगा भी, मान लो इसमें कुछ चार्ज हैं स्मॉल क्यू, ठीक है, तो ये जो क्यू चार्ज है ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये कौन कहते हैं? आइदर ज़ीरो होगा या कांस्टेंट होगा, ये केसीएल कहते हैं। अभी तुम लोगों को अजीब सा लगेगा कि करंट लॉ है, उसमें चार्ज कहाँ से आ रहा है ना, कि मैं क्या सब उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। लेकिन अगर अच्छे तरीके से लॉ को समझोगे तब पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, बेसिकली मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस नोड को टच करते हुए, छूते हुए। तो अगर मान लो इधर से I1 करंट घुसा, इधर से I2 करंट घुसा, ठीक है, I1 और I2 अंदर की ओर गया और बाहर की ओर चार यहाँ से ब्रांच दिख रहा है। मान लो कि I3, I4, I5 एंड I6, ठीक है, ये चार करंट्स जो हैं, चार करंट्स कंपोनेंट बाहर की ओर आ रहे हैं और I1 एंड I2 क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, जो करंट इनवर्ड जा रहा है I1 और I2, तो I1 प्लस I2 जो इनवर्ड करंट है, दोज विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ जो आउटवर्ड करंट है, मतलब I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। ठीक है, अभी वो जो लाइन में बोला था वो अभी समझ आएगा कि मैं क्यों बोला था कि इस पॉइंट पे टोटल चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, क्यों बोला था? देखो, अगर मान लो ऐसा सिचुएशन ना होता तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है, मान लो ये ज़्यादा है, मतलब इनवर्ड ज़्यादा है, ठीक है, इनवर्ड करंट ज़्यादा है, आउटवर्ड करंट कम है, ठीक है। इनवर्ड करंट मान लो इस पॉइंट पे 3 एम्पियर है और आउटवर्ड करंट मान लो 2 एम्पियर है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो पॉइंट है, ये कुछ चार्ज को या कुछ करंट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए ही कम करंट निकल के आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ स्टोर हो रहा है चार्ज, ठीक है। पर इसमें मतलब केसीएल जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे ऐसा होता नहीं। अगर मान लो एक पॉइंट है जिसमें चार्ज है क्यू, ठीक है, तो अगर इस यहाँ से जितना करंट गया, आई अमाउंट करंट मान लो गया, तो बाहर भी निकलेंगे आई अमाउंट, तो यहाँ पे क्यू चार्ज ही रहा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे या उस पर्टिकुलर नोड पे क्या होता है, जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये कैसे मिलेगा? तो बेसिकली देखो क्या हुआ, क्या हम लोग हमारा ये जो रिलेशन लिखे हैं, हम लिखे क्या है बेसिकली, तो इसमें I1 प्लस I2, बाकी सारे को अगर हम इस साइड में ले लेंगे तो -I3 -I4 -I5 -I6 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और वैल्यू आएगा 0। तो जिसको इनवर्ड करंट जो है उसको हम पॉजिटिव से डिनोट किए हैं I1 I2 को, और बाकी जितना भी आउटवर्ड करंट से उसको हम सारे को नेगेटिव से डिनोट किए हैं। तो जो पॉजिटिव करंट है, मतलब इनवर्ड करंट है, वो पॉजिटिव है, आउटवर्ड करंट नेगेटिव है, तो सबका साम करेंगे, ऐड करेंगे अगर इनवर्ड एंड आउटवर्ड को। ये नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि वो आउटवर्ड है, बट एक्चुअली ऐड ही हो रहा है। तो सम ऑफ ऑल करंट कंट्रीब्यूशन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट और टू दैट नोड शुड बी इक्वल्स टू 0, है ना। टोटल करंट 0 होगा। समेशन ओवर आई, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, डी क्यू डी टी बोल सकते हैं। आई का फॉर्मूला ही ये है, ठीक है। तो डी डी टी को बाहर करके अगर हम समेशन को क्यू के अंदर डाल दें तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, समेशन ओवर क्यू। अभी डी डी टी अगर टाइम डिफरेंशिएशन किसी चार्ज का 0 है तो इसका मतलब ये है कि दैट इज इक्वल्स टू 0 कांस्टेंट। किसी चीज़ का अगर मान लो डिफरेंशिएशन 0 है, टाइम के साथ साथ उसका वेरिएशन 0 है, तो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं हो रहा है, मतलब ही तो कांस्टेंट है वो चीज़। तो बेसिकली समेशन ओवर क्यू इज इक्वल्स टू क्या मिला हम लोगों को, कांस्टेंट मिला। तो दैट इज टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट एट दैट पर्टिकुलर नोड और एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट।
इसको ही कहा जाता है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहाँ पे ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है वहाँ पे। और कहाँ पे, और क्या इम्प्लीकेशंस यहाँ से निकल के आता है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ ये बोलता है, ये बोलते हैं कि ये जो समेशन ओवर चार्ज है, मतलब टोटल चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट, टोटल चार्ज हो जाएगा क्या, कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज को ये इंडिकेट कर रहा है। तो अगर कोई मतलब एक क्वेश्चन दे देते हैं इसमें बोर्ड एग्जाम में कि मीन्स कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे किरचॉफ्स करंट लॉ सेटिस्फाई करते हैं, है ना, कैसे सेटिस्फाई करते हैं, तो एक सर्किट बना के कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो उसको, 2 मार्क्स का दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ KCLs का, तो अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि कैसे सर्किट में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक बहुत ही मतलब यूज़ होने वाला एग्जाम्पल पहले दे रहा हूँ, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल्स पे आ रहे हैं। देखो, मान लो कि कुछ इस टाइप का एक सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका EMF E है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। अगर मान लो ये कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है इसमें I अमाउंट का, ठीक है। तो 2 ब्रांच है, अभी देखो इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, पता नहीं कि इसके थ्रू कितना जाएगा। तो हम अगर मान ले कि I1 जाएगा इसके थ्रू I2 जाएगा, तो बेसिकली देखो I अमाउंट ऑफ करंट ही तो दोनों पार्ट पे डिवाइड हो रहा है, तो हो जाएगा क्या, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो इस तरीके से KCL यूज होता है, जितना इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे जितना अंदर की ओर गया उतना ही बाहर की ओर आया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल्स टाइप का दे रहा हूँ। देखो, कुछ ऐसे भी देते हैं, मान लो इस टाइप का एक सर्किट दिया गया है, बोल रहे हैं कुछ करंट का जो फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन पे, ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। इसका वैल्यू जो अंदर की ओर गया वो मान लो 36 एम्पियर का है, इधर मान लो 2 एम्पियर का है, ठीक है। इधर मान लो 25 एम्पियर का है, ठीक है। इधर मान लो फिर से 3, ये मान लो 3 एम्पियर का है, ठीक है। तो अच्छा, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का कंडीशन दिया गया है, इतना सारा करंट्स है, उनमें से सिर्फ 4 करंट का वैल्यू दिया गया है और बोल रहे हैं कि इस करंट का, इस I का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो क्या यूज़ करोगे इसमें, ऑब्वियसली हर नोड पे हम KCL यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लो ये पर्टिकुलर नोड पे अगर पहले यूज़ करते हैं, तो 36 एम्पियर अंदर की ओर गया था, उसमें से 2 एम्पियर बाहर निकला, बाकी कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली बाहर ही निकलेंगे। तो 2 एम्पियर उधर गया, 36 का इधर कितना रह जाएगा, 34 एम्पियर, राइट, इधर गया। देखो, सिर्फ यही बाहर निकलेंगे ऐसा नहीं, ये कंट्रीब्यूशन भी देखना होगा कि कितना बाहर निकल रहा है ना। तो बेसिकली देखो, अभी 2 एम्पियर इधर गया, अच्छा मैं कुछ गलत दिया हूँ, हाँ, ये 25 का जो डायरेक्शन है ना ये गलत हुआ है, सॉरी, ये 25 का डायरेक्शन पलट दो, इधर कर दो, ठीक है। अभी देखो, तो 2 एम्पियर करंट ऊपर की ओर गया, 25 इधर आ रहा है, तो दोनों अगर इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में 25 भी अंदर की ओर आया, 2 एम्पियर भी अंदर की ओर आया, और बाहर कौन निकल रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों का सम मतलब 27 एम्पियर बाहर निकलेंगे, ठीक है। अभी 27 इस पॉइंट पे देखो, 27 अंदर की ओर, 3 एम्पियर अंदर की ओर, तो बाहर कितना निकलेंगे, 3 और 27 मिला के 30 एम्पियर, ठीक है। अभी ये I करंट देखो सेम अगर हम इस नोड पे यूज़ करेंगे, इस नोड पे, तो क्या हो रहा है, 30 एम्पियर अंदर, 34 एम्पियर अंदर, तो बाहर कितना जाएगा, ऑब्वियसली I इक्वल्स टू 34 प्लस 30 दैट इज 64 एम्पियर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से किरचॉफ्स करंट लॉ को हम डिफरेंट लूप पे भी कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली लूप लॉ नहीं है ये, मतलब देखो ये पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा लूप में ही हम यूज़ कर पाएँ, कहाँ कहाँ पे यूज़ किए, इस लूप के अंदर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, कुछ पर्टिकुलर नोड्स पे हम इसको, जंक्शन पे हम यूज़ करते हैं, है ना। इसलिए किरचॉफ्स करंट लॉ को जंक्शन लॉ भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। जंक्शन मतलब क्या है, जैसे जंक्शन सुने होंगे, जंक्शन टर्मिनल रेलवे पे यूज़ किया जाता है ना। जंक्शन क्या है, जहाँ पे
जहाँ पे बहुत सारा ट्रेन्स आके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस पे रुकते हैं, है ना। और टर्मिनल किसको कहा जाता है? टर्मिनल मतलब वो ही एंड हो गया, जैसे हावड़ा टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब क्या है कि वहाँ पे जाके ही रुक जाएगा, उधर और रास्ता नहीं है, इस साइड पे जाने के रास्ता नहीं है, वो टर्मिनल एंड हो गया उसमें। जंक्शन मतलब क्या है? जंक्शन मतलब बहुत देर तक रुकेगी ट्रेन, ठीक है, पर फैक्ट ये है कि ये टर्मिनल नहीं है, मतलब इधर से अगर गया तो दूसरे साइड पे निकलने का रास्ता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ट्रेन अगर अंदर गया तो इधर ना जाके क्या होगा, उसको फिर से रिटर्न आना होगा, ठीक है। इसको टर्मिनल कहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जंक्शन पे यूज कर सकते हैं। जंक्शन मतलब जिसमें बाहर भी जाएगा अंदर भी जाएगा, टर्मिनल तो होगा नहीं इसमें, है ना। इसमें कैसे टर्मिनल होगा? तो आई होप किरचॉफ्स करंट लॉ समझ आया। तो पॉइंट्स क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट्स ये हैं कि समेशन ओवर क्यू जीरो आता है इसमें, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट का जो वैल्यू होता है अगर साम लेते हैं उसका तो जीरो मिलता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तीसरा क्या है, ये कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं, सॉरी ये जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं क्योंकि डेल्टा क्यू कांस्टेंट होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड, हम आएंगे वोल्टेज लॉ पे या फिर केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट है। केसीएल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन केसीएल क्योंकि बहुत सिंपल है ना, तो इसलिए उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो होता है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज लॉ को अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, एक हम लूप डायरेक्टली ले रहे हैं इसमें, मान लो इस टाइप का एक लूप दिया गया है, ठीक है, जिसमें कुछ एक सेल ही अभी ले रहे हैं, बाद में हम बढ़ाएंगे सेल को। मान लो R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसमें, तीन रेजिस्टर कनेक्टेड है इसमें, और एक सेल है जिसका ईएमएफ है E, ठीक है। तो करंट कुछ इस तरीके से कंट्रीब्यूशन होगा, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज करंट कंट्रीब्यूशन होगा इस पूरा सर्किट में, है ना। पूरा सर्किट में क्लॉकवाइज करंट कंट्रीब्यूशन होगा। अगर मान लो आई अमाउंट कंट्रीब्यूशन हुआ इसके थ्रू, मतलब हर एक पोर्शन पे क्या वैल्यू है, आई वैल्यू है करंट का, क्योंकि पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो आई करंट फ्लो हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहते हैं कि कोई भी अगर मेश लेते हैं, क्या लेते हैं, मेश। मेश मतलब क्या है? मेश मतलब एक क्लोज्ड सर्किट, क्या है, क्लोज्ड सर्किट। तो एक मेश या फिर क्लोज्ड सर्किट के थ्रू या सर्किट में जो नेट वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, वो ज़ीरो होता है। नेट वोल्टेज ड्रॉप या नेट ईएमएफ भी बोल सकते हो। नेट ईएमएफ इतना ये नहीं होगा, वोल्टेज ही होगा ये, नेट ईएमएफ नहीं, नेट वोल्टेज ही, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस आर ज़ीरो, ठीक है। अभी इसको बहुत मतलब रियलिस्टिक तरीके से अगर हम समझना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस मतलब होता क्या है? रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? मतलब वो ऐसा है कि एक बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, जो कि उस बैटरी से, मान लो एक बैटरी एक सेल कनेक्टेड है, तो उस सेल से कुछ एनर्जी ले लेंगे और वो हम लोगों को कुछ बिजली या मतलब कुछ लाइट या फिर कुछ हवा देंगे, ठीक है। तो कौन सोर्स है यहाँ पे? बैटरी, ऑब्वियसली बैटरी या सेल से करंट आ रहा है तो वही सोर्स होगा। और कहाँ पे वेस्ट हो रहा है? ऑब्वियसली रेजिस्टेंस पे वेस्ट हो रहा है। तो कौन दे रहा है? ई दे रहा है, तो ई को हम पॉजिटिव पे लिखेंगे, जो दे रहा है उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। प्लस, अच्छा, कौन खो रहा है, कौन कौन? इसमें देखो आई करंट फ्लो हो रहा है ना इसके थ्रू। अगर R1 रेजिस्टेंस के थ्रू आई करंट फ्लो होगा तो कितना लॉस होगा, मतलब कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, I इंटू आर, ओम्स लॉ। लेकिन वो जो लॉस हो रहा है वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है? वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है? उसका रेजिस्टेंस, वो बल्ब है मान लो, तो जल रहा है ना बल्ब, तो जलेंगे तो वेस्ट तो होगा ही, और वो ले कहाँ से रहा है? ऑब्वियसली सेल से, तो नेगेटिव से इंडिकेट करना होगा इसको, इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। प्लस सेम तरीके से माइनस IR2 प्लस सेम तरीके से माइनस IR3 अगर हम करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा ज़ीरो। देखो सर्किट पे और कुछ नहीं है, ऐसा ही है पूरा। लेकिन हाँ, अगर मान लो ऐसा सिचुएशन हो गया कि दूसरा और एक सेल इसमें ऐड किए हैं जिसका ईएमएफ मान लो कैपिटल ई है,
ठीक है। लेकिन उसका सेंस देखो, ये किस सेंस पे था, ये क्लॉकवाइज सेंस पे करंट दे रहा था, बट ये किस डायरेक्शन पे, किस सेंस पे करंट देंगे, ये देंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे। अगर एंटी क्लॉक, देखो क्लॉकवाइज सेंस को हम पॉजिटिव बोले थे, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को ऑब्वियसली नेगेटिव बोलना होगा, तो माइनस ई इसके साथ जुड़ जाएगा। इसमें प्लस ई जोड़े थे ना ड्यू टू क्लॉकवाइज करंट, तो माइनस ई जोड़ देंगे ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा इसके बाद, ये सम इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ कहाँ पे यूज कर रहे थे, हम एक नोड पे, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे, जंक्शन पे यूज कर रहे थे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम कहाँ पे यूज करते हैं, मेश पे, क्लोज्ड सर्किट पे या क्लोज्ड लूप पे। ठीक है, एक लूप होना चाहिए जो कि क्लोज होना चाहिए। अगर मान लो इसको खोल देंगे हम, बीच में कट कर दिए सर्किट को, तो यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे हम, कि ये वैलिड भी नहीं होगा उस पर। ठीक है, तो केवीएल कहाँ पे यूज होगा, क्लोज सर्किट पे। एंड तरीका क्या है, हम ये देखेंगे कि कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो जो जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, जो मतलब एनर्जी को लूज कर रहा है उसमें से, उसको नेगेटिव लेना होगा। जैसे रेजिस्टेंस, जो करंट ले, मतलब जो एनर्जी होता है उसको खो बैठते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है ना, खो लेते हैं। तो बेसिकली इस टाइप का सिचुएशन है इसमें। और ये जो है उसको कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज को वो फॉलो कर रहा था, ये कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं। कैसे, देखो समेशन ओवर v इज इक्वल्स टू 0 है ना। अगर मान लो हम q से इसको डिनोट करेंगे, या चार्ज से अगर इसको डिनोट करेंगे, q इंटू पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब टोटल एनर्जी, क्योंकि इसमें काइनेटिक है नहीं, जितना भी होगा पोटेंशियल ही होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली समेशन ओवर u इक्वल्स टू 0 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, समेशन ओवर u, एक सेकेंड मैं कुछ गलत कहा, हाँ समेशन ओवर u नहीं du होगा, मैं एक चीज़ गलत तो कहा ही, एक सेकेंड। ये मैं क्या कह रहा हूँ, समेशन ओवर v इक्वल्स टू 0 बोल रहा हूँ। ये v यहाँ पे नॉर्मली वोल्टेज नहीं है, ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। वोल्टेज ड्रॉप मतलब दो एंड के बीच में हम क्या देख रहे थे, रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज ड्रॉप ही तो देख रहे थे। IR1 किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला है। तो इसको अगर हम डेल्टा वी से लिखें, या डी वी से मान लो पोटेंशियल ड्रॉप को अगर लिखें, तो सिंपली डी वी लिख रहे हैं, यहाँ पे चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समेशन ओवर डी यू आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था एक्चुअली, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट होगा ना, 0 आ रहा था। तो अब कुछ ना कुछ गलती किए हैं ऑब्वियसली, तो गलती वो ही था। तो समेशन ओवर यू इज इक्वल्स टू समेशन ओवर दिस इक्वल्स टू 0। तो समेशन ओवर यू क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी टर्म इज 0, तो ऑब्वियसली वो टर्म तो कांस्टेंट होना ही है उसको। तो बस ये ही वोल्टेज लॉ है। मतलब अगर पूछते हैं क्वेश्चन में कि वोल्टेज लॉ या केवीएल कैसे एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, तो उस टाइम पे ऐसे लिखना है। ठीक है, हम एक्चुअली जो एप्लीकेशंस हैं और कैसे हम लूप पे अप्लाई करते हैं इसको, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो मतलब कभी कभी किसी स्टूडेंट का बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, तो उस चीज़ को मैं हटाने का कोशिश कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो एक दूसरा सर्किट ले लेते हैं। चलो दूसरा सर्किट एक ले लेते हैं। मान लो कि एक सेम टाइप का दो रेजिस्टेंस है, इधर R1 R2 मान लो इसको, इस साइड पे एक रेजिस्टेंस है तीसरा, इधर एक सेल है, इधर एक सेल है। ठीक है, कुछ ऐसे इसमें R3 है और ये E1 है, E2 है। तो हम लोगों को पता नहीं किसका EMF ज़्यादा है, किसका EMF कम है। मान लो अगर E1 ग्रेटर देन E2 हुआ, E1 अगर ज़्यादा हुआ, तो E1 ज़्यादा मतलब क्या है कि इस साइड में ये इसका कंट्रीब्यूशन क्लॉकवाइज है ना, ये देंगे क्लॉकवाइज और ये देंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज। अगर E1 ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज का असर ज़्यादा पड़ रहा है, तो उस टाइम पे सर्किट में क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगा। ठीक है, और ये जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, हम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि E1 ग्रेटर देन E2 है, फिर भी हम अगर मान लेंगे एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, फिर भी अगर मान लेंगे तो सिंपली करंट का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। मतलब तुम जब कैलकुलेशन करोगे, मान लो हम करंट को ऐसे मान रहे हैं कि इस साइड पे करंट कंट्रीब्यूशन है, और मान लो इसका वैल्यू कम था, इसका वैल्यू ज़्यादा था, E1 ज़्यादा, तो नॉर्मली तो ऐसे होना चाहिए था, बट हम एंटी क्लॉकवाइज मान लिए हैं कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो करंट का वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव, क्योंकि उसका जो सेंस है क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज हम मान लिए थे,
तो इसलिए ही वो नेगेटिव टर्म आ रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा, जस्ट समझ लेना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। मान लो एक स्पेसिफिक लूप में मान लो कि क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, मान लो क्लॉकवाइज करंट आई फ्लो हो रहा है एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर लूप पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आई करंट है क्लॉकवाइज मतलब कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। क्लॉकवाइज जब फ्लो हो रहा है तो कौन सा सेल ऐसा है जो क्लॉकवाइज करंट दे रहा है? ऑब्वियसली E1 सेल क्लॉकवाइज दे रहा है। ये E2 क्या दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पे माइनस साइन पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू। अभी देखो क्लॉकवाइज करंट जो है R3, R1 एंड R2 दोनों मतलब तीनों रेजिस्टेंस के लिए ही क्लॉकवाइज में है। तो हम क्या पुट करेंगे, IR3 इक्वल्स टू करके कर दिए, क्योंकि इस साइड में होता तो नेगेटिव होता, वो करंट को मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता, तो राइट साइड में भेज दिए हैं, प्लस IR1 प्लस IR2। बस ये लूप के लिए हो गया। अभी ये ही चीज़ अगर हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड वे पे समझते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड मतलब जैसे कि मान लो लूप को हम लूप का कॉम्प्लिकेशन हम थोड़ा बढ़ा दिए हैं। मान लो इस टाइप का लूप है, मान लो इस टाइप का लूप है, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो हम लूप का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ा दिए हैं। ये R1 है मान लो, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ठीक है। किसी का वैल्यू पता नहीं, वो तो तुम्हारा जो जब न्यूमेरिकल्स देंगे उसमें तो आ ही जाएगा, ठीक है। हम जस्ट थ्योरी का ये कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें ये इसका क्लॉकवाइज करंट हो सकता मतलब होना चाहिए, क्योंकि ये सेल जो है इस टाइप पे कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली यहाँ से करंट निकल के आएगा। तो हम क्लॉकवाइज मान रहे, कोई इशू नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर तुम क्लॉकवाइज ले रहे हो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो वो तुम्हारा मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो क्लॉकवाइज करंट मान लेते हैं इसमें I1 फ्लो हो रहा है, और ये जो देंगे ये भी कुछ क्लॉकवाइज ही देंगे इस टाइप का, है ना। ये यहाँ से निकल के पूरा क्लॉकवाइज ही होंगे, और मान लेते हैं ये जो करंट है ये I2 है, एक I1 दूसरे पे I2। अभी समझ लो क्या हो रहा है। तो हम मान लिए हैं, तो अगर क्लॉकवाइज करंट को हम पॉजिटिव मानते हैं, ये क्लॉकवाइज करंट है, इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो E1 क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो E1 इक्वल्स टू, और कुछ सेल है, देखो इस लूप में हम जब ट्रीट करेंगे इस लूप में, तब और कोई सेल है नहीं है सर, तो हम नाम दे देते हैं, नहीं तो कॉन्फ्यूजन हो जाएगा। मान लो ABCDEF, ठीक है। हम लूप कौन सा ले रहे हैं, ABEF। देखो लूप कंप्लीट नहीं हुआ, अगर तुम यहाँ से लेके ABEF करते हो तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो A पे जाके टच करना होगा तब कंप्लीट हुआ, तो ABEFA, ठीक है। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, KVL लॉ को, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को। E1 इक्वल्स टू E1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वो भी क्लॉकवाइज का ही हिस्सा है, इक्वल्स टू कौन मतलब ले रहा है उस एनर्जी को। देखो R1 के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, R1 के थ्रू ये I1 ही सिर्फ जाएगा इसके थ्रू, तो R1 इंटू I1 प्लस और कुछ, देखो R2 के थ्रू कौन सा करंट, सिर्फ I1 ही सर, तो I1 इंटू R2 इंटू I1 या I1 इंटू R2 प्लस। नेक्स्ट R4 को अगर ध्यान से देखोगे, इसलिए ही मैं बोला कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। R4 में क्या हो रहा है, ये जो करंट कंट्रीब्यूशन दिख रहा है I1, ये नीचे की ओर जा रहा है ना, नीचे की ओर, और ये जो I2 जा रहा है कुछ ऐसे घूम रहा है, देखो मतलब ऊपर की ओर। तो R4 को अगर हम इस लूप में के रिस्पेक्ट में देखें तो I1 जा रहे हैं इस साइड पे नीचे क्लॉकवाइज, और I2 जो है ऐसे ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली I1 क्लॉकवाइज कंट्रीब्यूशन एंड I2 एंटी क्लॉकवाइज, तो I1 माइनस I2 अपेरेंटली क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम लेंगे, हम तो इसमें क्लॉकवाइज ले रहे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में R4 के थ्रू I1 माइनस I2 जा रहा है, क्योंकि I1 नीचे की और I2 ऊपर की ओर, क्लियर। इनटू रेजिस्टेंस कितना था, R4। बस ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया, ABEFA लूप का जो था ये कंप्लीट हो गया। अभी न्यूमेरिकल्स पे तो वैल्यू दे देंगे, ठीक है, उसके वैल्यू दे देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो इसमें एक इक्वेशन बनेगा, ये आंसर नहीं देंगे, ये एक इक्वेशन बना। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा सेम KVL यूज करेंगे, कहाँ पे, BCDEB पे। एक बार देख लो कौन सा लूप है, राइट साइड वाला लूप, ठीक है। उसमें भी हम क्लॉकवाइज को क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं,
क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। अगर ऐसा हुआ तो सेल किस डायरेक्शन पे दे रहा है, सेल क्लॉकवाइज दे रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? ऑब्वियसली सर सेल तो क्लॉकवाइज ही दे रहा है, क्योंकि ऐसे होगा तो क्लॉकवाइज ही होगा, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो E2 पॉजिटिव लिया। इक्वल्स टू कौन उसको वेस्ट कर रहा है, उसका जो एनर्जी है उसको, तो एक R4 वेस्ट कर रहा है, दूसरा R3, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है। बेसिकली देखो ये I2 करंट इधर जा रहा है ना, तो इस लूप को अभी हम फोकस में ले रहे हैं। तो I2 करंट ऊपर की ओर जा रहा है और I1 करंट इधर से नीचे की ओर जा रहा था, है ना। तो I2 ऊपर जो कि क्लॉकवाइज है इसके रेस्पेक्ट में, I2 ऊपर I1 नीचे, मतलब कितना होगा, I2 ऊपर I1 नीचे, I2 क्लॉक I1 एंटी क्लॉक, माइनस साइन हो गया, इनटू रेजिस्टेंस है R4 प्लस। अभी I2 जो करंट है वो R3 के थ्रू भी जा रहा है, I1 का कोई कंट्रीब्यूशन R3 पे नहीं है, बट I2 का है और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो कितना हो जाएगा I2 इंटू R3, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बना, दोनों का I1 I2 R1 R2 सब कुछ वैल्यू गिवन होंगे और वहाँ से हर एक पैरामीटर का वैल्यू मिल जाएगा। तो दो इक्वेशन आएगा, दोनों को सिंपली सॉल्व करेंगे कोई भी मेथड से, तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस तो पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करके इसको आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक तो मेथड ये हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है देखो, दूसरा सेम टाइप का ही सर्किट मान लो, ठीक है, सेम टाइप का ही मैं सर्किट मान रहा हूँ, बट इसमें ना कोई कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दूसरे तरीके से सीख लेते हैं इसको। कैसे दूसरे तरीके से, मतलब जैसे मैं पहले ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया था, वो वैसे पहले नहीं करते हैं। पहले क्या करते हैं, करंट को शो करते हैं, जैसे कि मान लो ये इस डायरेक्शन पे करंट देंगे, ठीक है, कितना देंगे, मान लेते हैं I1 करंट, तो इधर I1 गया, इधर I1 गया, और मान लो ये जो है ये इधर से करंट देंगे कुछ, मान लो I2 गया, ठीक है, तो इधर से I1 आ रहा है, मान लो इसका कंट्रीब्यूशन देखो, ये जो I2 लिया ना, ये I2 मतलब क्या है, इधर से I2 आ रहा है तब ना I2 होगा, तो इधर I1 गया, इधर I2 निकल के आया, तो कितना इधर गया, तो इस पॉइंट पे KCL आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा, एक KCL आ जाएगा। अगर बी पॉइंट पे किर्चॉफ सर्किटल लॉ यूज, सॉरी करंट लॉ यूज करते हो, तो I1 अंदर की ओर आया, C2 बाहर की ओर गया, तो I2 बाहर की ओर गया, और कितना बाहर की ओर जाना है, तो I1 माइनस I2, है ना। I1 अंदर गया, I2 बाहर आया, तो इस ब्रांच के थ्रू कितना बाहर आएगा, ऑब्वियसली I1 माइनस I2, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो मैटर नहीं करता, बट आएगा I1 माइनस I2, है ना, ठीक। तो अभी I1 देखो, अभी इसमें क्या क्या वैल्यू दिए थे, R2 था, ये शायद R3 था, ये R4 था, है ना, इस टाइप का। तो इसमें क्या करते हैं, वो अभी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, फिर यूज़ करते हैं E1 इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस यहाँ पे करंट जो है I1 माइनस I2 इंटू जा रहा है किसके थ्रू, R4 के थ्रू, तो ऐसा हुआ। उसके बाद इस लूप के लिए अगर देखेंगे, ये पहला लूप हो गया। दूसरा लूप क्या है, E2, तो इसमें भी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव लोगे तो E2 क्लॉकवाइज दे रहा है, इक्वल्स टू, देखो ये I1 माइनस I2 जो है वो नेगेटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट इस लूप में दे रहा है ना। तो R4 इंटू माइनस R4 इंटू I1 माइनस I2 कर देंगे, क्यों माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट, और क्लॉकवाइज दे रहा है I2 इसके थ्रू, तो प्लस I2 इंटू R3। तो देखो सिंपली हमारा जो पिछला रिलेशन आया था ना वो ही आया। तो प्रोसेस कोई भी तुम यूज़ कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है उसमें, लेकिन बस प्रोसेस को अच्छे तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। एक लूप के लिए अगर तुम ये क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो उस पर्टिकुलर लूप के लिए ही ऑलवेज उसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ही लेना है। और अगर दूसरे लूप में जाओगे, अगर मान लो तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं सर मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा ना, मान लो इधर था, इधर पॉजिटिव है नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव है पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, मतलब प्लस माइनस का एक खेल है सिर्फ। माइनस साइन को कैंसिल कर दोगे तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, बोथ साइड ही माइनस है। मान लो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बस एक्स इक्वल्स टू 4 ही आना है, ठीक है। तो इस टाइप का लॉजिक यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आई होप कुछ डाउट नहीं है किर्चॉफ्स करंट एंड किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ में,
ठीक है। और एक चीज़, छोटा सा चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। कभी कभी पूछ देते हैं कि अच्छा यहाँ पे लूप में तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर रहा हूँ, तो क्या ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट ये वर्ड सही है? ऑब्वियसली सही है, लेकिन क्या डायरेक्शन है एक चीज़ का, करंट का डायरेक्शन भी है, वैल्यू भी है, तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि देखो ये डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से बोल रहे हैं, एंड ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो बेसिकली सेंस को इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है अगर ऐसे सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है इन क्लॉकवाइज सेंस, तो क्या होगा? क्लॉकवाइज सेंस रोटेट कर रहा है सिंपली, तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी है, रोटेट कर रहा है मतलब, या फिर मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, तो इसलिए ये वेक्टर होगा, ऐसा मैटर नहीं है। क्योंकि वेक्टर का फॉर्म जो डेफिनेशन है ना, ओरिजिनल डेफिनेशन, वो क्या है? वेक्टर का डेफिनेशन है, एक तो वैल्यू रहेंगे, दूसरा है डायरेक्शन रहेंगे उसका। ठीक है, तो वैल्यू और डायरेक्शन हो गया, इसमें करंट भी वो चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन ये क्लास 9 स्टैंडर्ड के लिए ठीक है, थोड़ा और अगर इन डिटेल पढ़ोगे ना तो क्लास 11 पे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, अगर टीचर्स ने नहीं बताया है तो सुन लो, नहीं तो स्किप करके भाग जाओ। ठीक है, तो वैल्यू डायरेक्शन तो है ही, लेकिन और एक चीज़ जो कि है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दो एडिशन रूल हैं इसमें, एक ट्राइंगल रूल और एक होता है पैरेललोग्राम रूल। उस रूल को ये फॉलो नहीं करते। मतलब वेक्टर पे अगर मान लो ये वेक्टर ए हुआ तो इस डायरेक्शन पे ये भी वेक्टर ए ही होगा। ठीक है, अगर दोनों का वैल्यू एंड डायरेक्शन सेम है तो। लेकिन अगर मान लो हम एक स्क्वायर टाइप का सर्किट मान लिए हैं, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो अगर ये वेक्टर होता तो ऑब्वियसली इसमें भी करंट इस डायरेक्शन पे ही आई ही होता, पर होता नहीं है। इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो जाता है उसमें, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट फ्लो तो इस डायरेक्शन, मतलब हर ब्रांच के थ्रू जब हम करंट को देखेंगे तब दिशा के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये, है ना। देखो इधर अगर मान लो इधर ड्रॉ की है, इसको अगर आई होना है तो ये भी आई होगा, बट ये आई होता नहीं है। आई का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मली एक लूप के थ्रू अगर आई करंट जाएगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो इसमें अपवर्ड हो रहा है, इसमें डाउनवर्ड हो रहा है। तो कहाँ वेक्टर का रूल यूज हुआ इसमें? तो वेक्टर का रूल यहाँ पे मतलब लॉ ऑफ एडिशंस यूज नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर क्या यूज ही नहीं होता है। तो इसलिए क्या है ना, किरचॉफ्स का इसलिए ही करंट को हम वेक्टर नहीं बोलते हैं। हाँ, डायरेक्शन हो सकता है वो ए टू बी जा रहा है, बोल सकते हैं डायरेक्शन है, बट उसका वैल्यू मतलब एरो दे के पूरा एकदम उसका पर्टिकुलर ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप केसीएल एंड केवीएल पूरा समझ आ गया होगा। किसी को और कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अगर पसंद आया। ठीक है, और इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना, ताकि इस टाइप का नया एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।